हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम इस मास्टर क्लास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पर्यावरण विज्ञान संबंधी 100 प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यकीन मानिए, इससे कोई भी प्रश्न बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से कंटेंट तैयार किया है ये अपने आप में बहुत गहराई में है। बस आपको ध्यानपूर्वक क्लास देखना है। क्लास देखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आप फैक्ट पढ़ रहे थे उनका विथ कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बताने का प्रयास करूंगा। और पर्यावरण थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि ये हमारे अभी तक जो है ये 2017 के बाद ही कंपटीशन में आया हुआ है। लेकिन अगर आपको व्यापक समझ के साथ में कॉन्सेप्ट मिल जाए तो बड़ी आसानी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके पास में जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण से अगर अभिप्राय की बात करेंगे कि क्या आशय है, जस्ट मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। अभी तक हम देखते आए हैं कि पर्यावरण जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। इससे आशय की बात करूं तो यह प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यह जो मैं आपको समय के साथ में ही बताया हुआ है, ताकि आप इस चीज का अनुभव कर सकें कि जो चीजें बताई जा रही हैं वह सीधे सीधे परीक्षा से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है, ये बात बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह भी जो है पर्यावरण ही होता है जो किसी जीव के चारों ओर रहता है। उदाहरण के लिए आप जहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश घेर रहा है, वायु घेर रहा है, और आप जो है पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, तो यह भी जो है पर्यावरण का ही एक तत्व है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यह भी सही है। तीनों बातें सही हैं, पर्यावरण के अंदर जो है समाहित होती हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक जगत की अगर बात करें तो सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, जल, ये सभी क्या होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं। जैविक में बात करें कि जो भी हम खाना खाते हैं, श्वसन करते हैं, ये सभी क्या है, जैविक क्रियाएं हैं। कुछ सांस्कृतिक तत्व भी होते हैं जो पर्यावरण को समाहित करते हैं। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी होगा। ध्यान रखना कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कौन सा लागू है, 1986 में लाया गया था। और इसके तहत अगर पूछा जाए पर्यावरण क्या है, पहली बात तो याद रखना इसका पूरा नाम ही पूछ लेता है। अभी कभी आगे प्रश्न आएगा वहां पर बात करूंगा। इसके तहत जो है पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को शामिल किया गया। जो पहली लाइन परिभाषा लिखी हुई है ये भारत सरकार द्वारा निर्मित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परिभाषा है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है, खाली स्लाइड है, यहाँ पर आपको समझाना था कि पर्यावरण क्या है, तो आई होप आप समझ चुके हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो आपके सामने दिया हुआ है। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है। तो दोस्तों अगर पर्यावरण की बात करें, ये जो पर्यावरण है मुख्यतः अगर पर्यावरण में देखा जाए 3 घटक होते हैं। पर्यावरण में जो है मुख्यतः तो बात करें 2 ही घटक होते हैं। एक होता है आपके पास में बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक घटक है। और एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, अबायोटिक
कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं अजैविक घटक, ये क्या हो जाएंगे, जैविक घटक, ये हो जाएंगे अजैविक घटक है। अजैविक घटक में बात करेंगे तो आपका सूर्य का प्रकाश जो है अजैविक घटक है, आपका जो है जल है क्या है, अजैविक घटक है, वायु क्या है आपका, अजैविक घटक है, मृदा क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में बात करेंगे दोस्तों तो 3 घटक आते हैं हमारे पास है, एक होता है उत्पादक है, एक होता है उपभोक्ता, उत्पादक है, उपभोक्ता, और जो तीसरा घटक होता है वो है आपके सामने अपघटक है। तो ये 3 घटक होते हैं। उत्पादक में बात करें सभी हरे पौधे शामिल हो जाते हैं, उपभोक्ता में बात करें जो उपभोग करते हैं अर्थात है किनका, हरे पौधों का अथवा हरे पौधों को खाने वालों का, इसमें आ जाएंगे हरे पौधे, इसमें आ जाएंगे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये आ जाएंगे। अब घटक में जो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव आते हैं। तो ये प्रश्न का संक्षिप्त में थोड़ा सा विवरण है। पर्यावरण किससे बनता है, जीव घटकों से, बिल्कुल सही बात है। भू आकृतिक घटकों से, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़ी, भू आकृतिक घटक, ये भी सही हो जाएगा। अजैव घटक तो ये देख पा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और मृदा, ये अजैव घटक हो जाएंगे। उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, ऑल ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा समझिएगा, जो मैंने बताया है अभी वो पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं और इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये पर्यावरण है मुख्यतः कितने घटकों से, 3 घटकों से बना हुआ है। सामान्यतः 2 घटक होते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसमें तीसरा घटक भी शामिल कर देते हैं। भौतिक घटक की बात करें, भौतिक घटक को हम क्या कह देते हैं, अजैविक घटक कह देते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कह दिया जाता है। अजैविक घटक, जो जैविक घटक होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बायोटिक कंपोनेंट कह दिया जाता है। बायोटिक जैविक घटक इन्हीं कह दिया जाता है। भौतिक घटक में बात करें, जितना भी स्थल भाग होता है यानी पर्वत, पठार, मैदान, मृदा, और जो वायु होती है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे कि मैंने अजैविक घटक में बता दिया था कि सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश को अलग कर दिया गया है। तो पर्यावरण का एक घटक क्या होता है, ऊर्जा भी होता है। जैविक घटक में देखेंगे तो ये है आपका जो उत्पादक होता है, यही है आपका पादप जो है, यही उत्पादक होता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्पादक घटक हो जाएगा। मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है, मनुष्य और जंतु दोनों क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे, जो किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ये क्या है आपका संक्षिप्त में विवरण है। आगे प्रश्न देखते हैं, इसी पर बेस्ड प्रश्न होंगे। आपके सामने प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, यानी कि पर्यावरण का एक हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है। परिचालन पर्यावरण ठीक है भाई, हो सकता है, ये क्यों होगा। भौतिक पर्यावरण होता है, अभी हमने देखा ही है कि इसमें भौतिक पर्यावरण में क्या क्या देखा, सूखा है, वायु, जल, मृदा भौतिक पर्यावरण में होती है, तो ठीक है। जैविक पर्यावरण भी होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पर्यावरण, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये नहीं होता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, काफी लंबी जो है पीडीएफ है, थोड़ा सा फास्ट करवाना होगा। सतत विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, फ्रेंड्स याद रखिएगा, सतत विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी। तो थोड़ा सा मैं पर्यावरण के संदर्भ में इंटरेस्ट पैदा कर देता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। दोस्तों ये दुनिया जो है प्रकृति का संहार करने के लिए जो है बनी हुई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। वहीं भारतीय जो संस्कृति थी उसका मानना हमेशा से रहा है कि पर्यावरण के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। ब्रिटेन में जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है, क्या होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति होने के बाद में जो पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया गया, परंतु जैसे ही दोहन हुआ तो पर्यावरण ने क्या किया, अपनी प्रतिक्रिया दी। तब लोगों को समझ में आया कि पर्यावरण जो है मनुष्य का एक पहलू है, इसे रहना अति आवश्यक है मानव जीवन के लिए। तब 1972 में ही एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है दोस्तों, 1972 में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ है। क्या नाम था, लिमिट टू ग्रोथ है, यानी कि
विकास की सीमाएं, जिस प्रकार से व्यक्ति क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कत पैदा होंगी। इसी पर थोड़ा सा दुनिया को चिंता होने लगी। तो 1920 में याद रखिएगा, दुनिया में पहली बार जो है स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया और पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। और क्या प्रयास था कि इसमें कुछ देश दुनिया के आए और जुड़े। उन्होंने क्या कहा कि भाई पर्यावरण के संबंध में चर्चा करने के लिए पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 1972 में। अब 1972 में सम्मेलन आयोजित किया गया तो बात की गई कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि पर्यावरण का विनाश न भी ना हो और मानव का जीवन भी चलता रहे। तो कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि हमें तो पता नहीं है। तो फिर यूएनओ ने क्या किया, जो यूएनओ संस्था है, यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया कि भाई जल्दी से जल्दी विचार करो कि ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिससे सभी का विकास हो जाए। तो यूएनओ ने क्या किया, आयोग गठित किया। किसकी अध्यक्षता में, एक नार्वे के प्रधानमंत्री थे, नार्वे देश के प्रधानमंत्री थे। ये कब का कार्य है, ये 1983 का कार्य है। 1983 में यूएनओ द्वारा एक आयोग का गठन किया गया नार्वे के प्रधानमंत्री ब्रिटलैंड की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, ब्रिटलैंड की अध्यक्षता में जो गठित किया गया। इस आयोग द्वारा 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 1987 में क्या प्रकाशित की गई, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और इसी रिपोर्ट में जो है, इस रिपोर्ट का नाम क्या था, याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसका मतलब होता है हम सभी का साझा विकास, मतलब एक ऐसा विकास जिसमें सभी का विकास हो सके। इस रिपोर्ट का नाम था, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट है, कई बार पूछी गई प्रश्नों में। आवर कॉमन फ्यूचर नाम से क्या की, आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई। कब है, ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। और इसी रिपोर्ट में सामने आया कि भाई विकास का जो है तरीका है वो कौन सा है। अगर सतत विकास करते हो, कौन सा विकास करते हो, अगर सतत विकास करते हो तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कोई खा पी सकता है। तो प्रश्न पूछ रहा, सतत विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत हुई है। डियर फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो गया। आई होप आपको ये बातें सभी समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड है हमारे पास है कि निम्नलिखित में से पर्यावरणीय घटकों में कौन सबसे बाद में हुई थी। मतलब कि ये जो है पर्यावरणीय घटनाएं हैं जो कि विश्व के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो हम बात कर चुके हैं कि ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, ये आई थी आपकी 1987 में रिपोर्ट आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये भी आपका 1987 में ही हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी द लिमिट टू ग्रोथ है, ये रिपोर्ट कब आई थी, 1972 में आई हुई थी दोस्तों, जिसके का मतलब होता है विकास की सीमाएं। और ये जो रियो सम्मेलन हुआ था, अभी बात करेंगे आगे चल करके, 1992 में जो है रियो सम्मेलन हुआ था। तो सबसे बाद की घटनाएं पूछी जा रही है, सबसे बाद की घटना कौन सी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रियो सम्मेलन हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील की एक शहर है जिसका नाम है रियो, रियो डी जेनरो नाम है। तो रियो शहर कहाँ का है, ये ब्राजील देश का, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ये आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने और पूछा जा रहा है धारणीय विकास। ध्यान रखिएगा, धारणीय विकास कुछ अलग नहीं है, यही है आपका सतत विकास। सतत विकास का ही दूसरा नाम है क्या, धारणीय विकास। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शॉर्ट में ले देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ST। धारणीय विकास किसके संदर्भ में, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो हमने किस चीज पर चर्चा की हुई थी कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हमें भी मिलता रहे और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी मिलता रहे। तो किसके संदर्भ में है दोस्तों, ये है आपके प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, क्योंकि हमने किसका दोहन किया था शुरू में, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया था, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को। सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों पूछा गया है BPSC UPPCS में या RAS में आया हुआ, तीन में से परीक्षा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे आसानी से, थोड़ा सा ये उसकी तुलना में कम अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन समझिएगा क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी सिस्टम है ये 240 की क्वालिटी अपलोड नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी मेरे पास वाईफाई का सिस्टम नहीं है। आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, ऐसा विकास करना है हमें, सतत विकास से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और पूर्णतः संभावना है कि आएगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, मतलब कि हमें जो है
किस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसा विकास करें कि जो हम वर्तमान में हमारी पीढ़ी है वो भी आसानी से खा पी सके और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पर्याप्त संसाधन बचे रहें। किस चीज़ के लिए आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि हम जैव विविधता का संरक्षण करें। बिल्कुल सही बात है, अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो मनुष्य जो है बचेगा ही नहीं, क्योंकि मानव का जीवन जो है एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। प्रदूषण का निरोध का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोकना होता है। निरोध का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रण करना तो ये भी जरूरी है। अगर प्रदूषण नहीं रोकेंगे तो गंदा पानी पी कर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगली बात करते हैं निर्धनता को घटाना, तो यह भी जरूरी है। तो क्या आवश्यक है? उपरोक्त में से सभी कार्य अगर किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? सतत विकास हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास के उदाहरण कब आई थी? हमने पिछली बार बात की है कि 1987 में जो है ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट पर जो है इस अवधारणा का जन्म हुआ था, जो कि यूएन द्वारा गठित एक आयोग था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि जो अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? थोड़ी सा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ कि ये समझिएगा, ये है आपका कार्बन चक्र। तो वायुमंडल में क्या है आपकी? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? तो जब पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल से क्या करते हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण समीकरण की मैं बात करूं तो क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O होता है। 12H2O और इनसे मिलकर क्या बनता है? C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो वायुमंडल से क्या ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले ली? पौधों ने ले ली। अब पौधे या तो क्या देंगे? फल देंगे या फिर अनाज देंगे। तो पौधे फल देंगे तो मतलब अनाज तो आदमी खा जाएगा, इंसान खा जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आ जाएगी? मनुष्य के अंदर। ये फिर पौधों में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो वो कहाँ जाती है? कुछ कार्बनिक यौगिक जंतुओं में चली जाती है, क्योंकि क्या होते हैं भाई, जो गाय होते हैं, बैल होते हैं, तो चौपाया जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं? शाकाहारी, पौधे ही खाते हैं। कुछ जो है यही पौधे क्या हो जाएंगे? सड़ गल जाएंगे, एक दिन टूट जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे? हजारों साल बाद कोयला बन जाएंगे। और कोयला को हम क्या कर देंगे? जलाएंगे। तो जलाने से क्या निकलती है? कोयला मतलब जो धुआं निकलता है उससे कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी से जो है सड़ गल जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? इसी से पेट्रोलियम भी बन जाता है। इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। तो ये मैंने थोड़ा समझाया है। अभी प्रश्न पर बात करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न हमारे पास में है कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? ध्यान रखिएगा, नहीं बढ़ाती है। तो जब हम श्वसन तो वही है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो क्या होती है? हम लोग जो इंसान होता है वो क्या छोड़ता है? CO2 ही छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण है। आगे देखते हैं जैविक पदार्थों का क्षय। दोस्तों, जब जैविक पदार्थों का क्षय होता है, जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये बात भी सही है, क्योंकि आपने सुना होगा मीथेन गैस किससे निकलती है? सड़े गले पदार्थ से निकलती है। मीथेन में क्या होता है? कार्बन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये क्या है? आपका कार्बन है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इससे भी निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया, ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया कि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे भी CO2 निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में भी हमने बात किया, प्रकाश संश्लेषण में गैस नहीं निकलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग किया जाता है। समीकरण मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ कि 6CO2 प्लस 12H2O। 12H2O ये क्या है? अभिकारक है। उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन आपकी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, निकलेगी ऊपर की ओर, और प्लस 12H2O। तो इस प्रकार से क्या होता है? सॉरी, यहाँ 6H2O आएगा। तो यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषण का पूरा समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रही है? ये जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा रहा है, ना कि उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन तो किसका होता है? ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ग्लूकोज का उत्पादन होता है। तो ये जो है सही है, क्योंकि ये पूछ रहा नहीं बढ़ाता है वायुमंडल, वायुमंडल से और ऊपर से अवशोषण करता है। आपका जवाब हो जाएगा बी। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड जो है आपके सामने हम देख चुके हैं। अगली स्लाइड है जो प्रश्न दिया हुआ है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का क्या होता है? सूर्य है। सूर्य से क्या मिलती है? हमें सौर ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा मिलती है, अर्थात क्या मिलता है? हमें तापमान मिलता है। तापमान मिलता है।
तो प्रश्न कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस तापमान की किस चीज में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, देख रहे हैं आप यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर एसपी में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, कार्बन चक्र में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है, हाइड्रोजन चक्र में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नाइट्रोजन चक्र में भी नहीं है, जल चक्र में इसकी भूमिका है। क्यों भूमिका है, तापमान के कारण क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण होता है। तापमान के कारण ही क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और समुद्र का जल क्या होता है, वाष्पीकरण होकर के बादल के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और यही बादल क्या होता है, जब संघनन होता है बादलों में, कम तापमान के कारण क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, और संघनन के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। तो जो जल यहाँ से कहाँ वाष्पीकरण हुआ, समुद्र से हुआ था, तो समुद्र से जल वाष्पीकरण हुआ था, और वर्षा होने के बाद पुनः ये कहाँ चला जाएगा, समुद्र में ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से जल चक्र में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा पहलू भी समझा देता हूँ कि कहीं पर अगर बर्फ जमी हुई है तो बर्फ द्रव के रूप में किस कारण से पिघलेगी, इसी सौर ऊर्जा अर्थात तापमान के कारण ही पिघलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, सौर विकिरण की, याद रखिएगा जल चक्र में है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझा पाया होगा। आगे बात करता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आ रहे हैं बार बार। तो ये न सिर्फ प्रश्न करवाए जा रहे हैं, इनके विवरण से जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा, बताना है आपको। हवा के दबाव पर नहीं जी, कोई दबाव नहीं पर। वायुमंडल की नमी पर, ठीक है, ये निर्भर करती है। जब जल चक्र पर निर्भर करती है। जब जल चक्र चलता रहेगा तो किस पर निर्भर करेगी, आपकी जल चक्र पर ही निर्भर करती है। जब तक जल चक्र यहाँ से चलेगा और जल चक्र ही नहीं चलेगा तो फिर किस पर, ये कुछ नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जल चक्र पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये आपका जल चक्र है कि यहाँ से क्या हुआ, ये नदियां हैं, समुद्र है, जल का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण है। सॉरी, मैं पिछले प्रश्न का उत्तर क्या बताया, जल चक्र तो क्या है, एक प्रक्रिया है। जल चक्र क्या है, एक प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन जो सही होगा, सबसे सटीक जवाब होगा, वो कौन सा होगा, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा ये वाला नहीं होगा, तापक्रम पर निर्भर करेगी। क्योंकि मैं समझाता हूँ किस प्रकार से, डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात ताप ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये समुद्र से जल क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, और जल वाष्पीकृत होकर के कहाँ पहुंच रहा है, बादल के रूप में पहुंच रहा है। ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार से कहाँ पहुंचा, बादल के रूप में पहुंचा। इस बादल का क्या हुआ, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जब तापमान घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। अब जब संघनन हो गया तो संघनित जल जो क्या हो जाएगा, जब थोड़ा सा और कम तापमान होगा, जल की बूंदें क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, ओले भी गिर जाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, इसकी है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है दोस्तों, तापक्रम की होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है कि ये जो क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर हम देखें तो CO2 भी पाई जाती है, N2 भी पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ऑर्गन भी पाई जाती है, नियॉन भी पाई जाती है। इस प्रकार से कई गैसें पाई जाती हैं, और इन्हीं गैसों के मंडल को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कितने सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, शुष्क लिख दिया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 78% होती है। MPPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है, तो और ऑप्शन ही नहीं है आसपास में। याद रखिएगा कि जो वायु, ये जो नाइट्रोजन है आपकी, थोड़ा सा फैक्ट को याद रखिएगा। इसमें एक बात आप ध्यान दे सकते हैं कि 125 किलोमीटर तक क्या होता है, नाइट्रोजन का तो पाया जाता है। अगर ऊंचाई में आप वायुमंडल की तरफ 125 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो फिर नाइट्रोजन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरी बात हम करें कि इसका जो घनत्व के बारे में अगर पूछ ले आपसे कोई प्रश्न है कि नाइट्रोजन का घनत्व सर्वाधिक कब होता है, तो शुष्क हवा में जो है
नाइट्रोजन का घनत्व जो है शुष्क हवा में क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। 21% मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन की जो है वायुमंडल में 22% मात्रा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78.8% होती है। ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21% है। ऑर्गन कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट लगा देता हूँ, आप इसे सबको ध्यान नहीं देता है। प्रश्न पूछेगा कि वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो क्या बताएंगे, ऑर्गन बताएंगे। आपसे पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, ऑर्गन बताएंगे। ध्यान रखिए ये सभी क्या हैं, ऑर्गन हो गई। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या हैं, नोबल गैसें हैं। और इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है। बातें याद रखिएगा। प्रश्न की बात करते हैं, लिखिएगा आगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नोबल, वही प्रश्न आ गया, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्या पूछ रहा है, नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो वही अभी हीलियम देखा पाई जाती है, ऑर्गन भी पाई जाती है, नियॉन भी पाई जाती है। लेकिन रेडॉन क्या है, रेडॉन जो है एक प्रकार का रेडियो व्यक्तित्व है। ये कहाँ मिलता है, पृथ्वी पर देखने को मिलता है, ये पृथ्वी पर देखने को मिलता है। ऑर्गन जो है याद रखिएगा, हीलियम, हीलियम जो है कहाँ होती है, ये सूर्य के नाभिक में पाई जाती है, सूर्य में पाई जाती है। साथ ही जो गोताखोर लोग होते हैं तो क्या करते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाने वाले होते हैं गोताखोर, वो क्या करते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑर्गन की बात करें दोस्तों, तो ऑर्गन गैस जो होती है, ये जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नोबल गैस है, जो आप पर बात की थी सारणी में। नियॉन बात करें, बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, ये नियॉन गैस पाई जाती है। रेडॉन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाए कि भूकंप आने से पहले कौन सी गैस निकलती है, तो क्या बताएंगे, आपकी रेडॉन गैस निकलती है। कितनी बातें आपको ध्यान रखना है एक प्रश्न के साथ में। अगली बात करते हैं और अगली बात है हमारे सामने कि पर्यावरण के अपकर्षण से क्या अभिप्राय है। दोस्तों सिंपल समझिएगा, जो अपकर्षण शब्द लिखा हुआ है, अपकर्षण का मतलब होता है क्षय, क्षय बोले तो हानि। तो क्या आशय है कि पर्यावरण पर जो क्षति होना ही क्या है, पर्यावरण पर अर्थात पर्यावरण पर क्षति होना, यानी पर्यावरण के घटकों पर क्षति होना। क्या है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से न्यूनीकरण होना। हाँ ठीक है, हो सकता है भाई, यही हो सकता है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी ठीक है। पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसी को बता रहा है कि पर्यावरणीय तत्वों में कमी को बता रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। दोस्तों धारणीय विकास, अभी हमने समझा था कि धारणीय विकास का बहुत जरूरी है पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। धारणीय विकास बोले तो सतत विकास, जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो धारणीय विकास तो आवश्यक है। वातानुकूल, वातानुकूल का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल होना। क्या, पर्यावरण, पर्यावरण के अनुकूल। तो आज खूब बात की जा रही है कि भाई पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करो, चाहे वो कृषि के लिए जैविक कृषि हो, प्राकृतिक कृषि हो, चाहे वाहनों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शों का चलाया जाना हो, या ट्रेन में लाइट का प्रयोग किया जाना हो। ये क्या है, वातानुकूल, ये भी क्या है, पर्यावरण कहीं ना कहीं सुरक्षा करता है। कागज के थैलों का प्रयोग करना, ये भी सही है। अभी तक क्या हो रहा है, पॉलीथीन का इनकी जगह पर क्या हो रहा है, पॉलीथीन का प्रयोग किया जा रहा है। पॉलीथीन का प्रयोग होता है, तो पॉलीथीन की प्रयोग की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, कागज का प्रयोग किया जाता है, तब भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन गरीबी कम करना, इसका ये पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। गरीबी का संबंध किससे है, आर्थिक कारकों से है, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है। दोस्तों धारणीय का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो वही मतलब हो जाएगा कि इस प्रकार से एक पीढ़ी जो वर्तमान की कृषि कर सके आसानी से। आज देखें, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते थे, प्राकृतिक कृषि करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, प्राकृतिक कृषि कर रहे थे। और आज क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक की जगह पर हम रासायनिक रासायनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो खाद हो, चाहे वो क्या हो, कीटनाशक हो,
इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके प्रयोग से क्या होगा, एक ना एक दिन आपकी जमीन जो है बंजर बन जाएगी और आप तो अच्छे से खा पी सकेंगे, लेकिन आने वाली अगली पीढ़ियां आपको जो है कृषि नहीं कर पाएंगी। इसलिए विचार किया जा रहा है कि धारणीय कृषि को अपनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, आत्मनिर्भरता नहीं जी। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात था, इसका कोई संबंध नहीं है व्यापार से। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, हाँ ये हो सकता है, गुणवत्ता उसकी जो की त्यों बनी रहेगी, तो फिर क्या है, आगामी पीढ़ी आसानी से खा सकेगी। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लेना, इसका क्या संबंध है भाई, जो भूमि आपकी परती ली हुई है उसके प्रयोग करने से थोड़ी ना धारणीय कृषि हो जाएगी। जो आप कृषि कर रहे हैं उसमें क्या कीजिए, गुणवत्तापूर्ण जो है पदार्थों का उपयोग कीजिए, हानिकारक रसायनों को दूर करिए, तो यही क्या हो जाएगा, आपकी धारणीय कृषि हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन था। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी मैं समझा देता हूं कि 1972 में क्या हुआ, पहली बार जो है दुनिया के देश मिले और कहां पर, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो चर्चा हुई विकास के संदर्भ में, 1983 में क्या किया गया, आयोग का गठन किया गया। 1983 में क्या किया गया, आयोग का गठन किया गया कि सतत विकास कैसे किया जाए। देन इसके बाद जो है 1987 में जो सतत विकास की क्या आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या आई, उदाहरण आई, जो ब्रिटलैंड आयोग उसने प्रस्तुत की। 1987 के बाद इस रिपोर्ट पर यहाँ पर क्या प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1992 में और रियो में, रियो कहाँ पर है, ब्राजील में है, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस लिए, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। इसी सम्मेलन को क्या कहा गया था, रियो सम्मेलन कहा गया था। इसके 5 वर्ष बाद पुनः पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और वो कहाँ पर हुआ था, 1997 में हुआ था, और ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके बाद इसे जो है 5 वर्ष बाद हुआ था, इसे क्या कहते हैं, रियो +5 कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रियो +5 कहा जाता है। इसके बाद 2002 में 2002 में जो है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो है पुनः एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन को हमने क्या कहा था, इसे कहा गया रियो प्लस क्या कहा गया भाई, 10 कहा गया, क्योंकि ये यहाँ से अगर जोड़ोगे 92 से 2002 तक कितना होता है, 10 होता है, तो रियो +10 कहा गया था। ये प्रश्न आ चुका है भाई, एक तरफ लिख देगा, ये मिलाने के लिए एक तरफ लिख देगा समय। तो रियो +5 का मतलब क्या है, 1992, 5 जोड़ो 1997, रियो +10 का मतलब क्या है, इसमें 10 जोड़ो तो फिर 2002, और देन इसके बाद 2012 में पुनः रियो में ही क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसे रियो +20 के नाम से जाना जाता है। और इसी में क्या आई थी, रियो 20 नाम की एक घोषणा की गई थी। वो क्या थी घोषणा, मैं अभी बात करूंगा अगले प्रश्न में। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, वो कौन सा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। जी नहीं, ये तो कब का भाई, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में ये नहीं है। अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था ये भी नहीं है, में से कोई ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सतत विकास पर चर्चा करने के लिए ही सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कमेंट जवाब दे दूंगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। अगली बात करते हैं, ये है थोड़ी से समझिएगा कि रियो सम्मेलन कब हुआ। जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ, 1992 में हुआ, जिसे हमने क्या कहा था, रियो सम्मेलन कहा था, और ये ब्राजील में हुआ था। इसमें जो है रियो सम्मेलन में सतत विकास पर चर्चा की गई। किस पर, सतत विकास पर चर्चा की गई। सभी लोगों ने कहा भाई कैसे विकास करें, कोई योजना प्रस्तुत करो। तो फिर एक योजना प्रस्तुत की गई, और चूंकि यह योजना किस लिए प्रस्तुत की गई थी, 21वीं शताब्दी में
किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, हमारी शासन की नीतियां क्या होंगी, उन्हीं नीतियों को क्या कहा गया था, एजेंडा 21 कहा गया था। क्या क्या इसमें शामिल था कि जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण किया जाएगा, पूंजी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने पर बल दिया जाएगा, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण किया जाएगा। सिंपल सा प्रश्न पूछता है कि एजेंडा 21 क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में 21वीं शताब्दी के लिए प्रस्तुत क्या थी, एक योजना थी जिसके अनुसार सदस्य राष्ट्रों को अपने कानून नियम बनाने थे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न आ गया कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। दोस्तों रियो 20 घोषणा कब की है, पहली बात तो ये समझिएगा 1992 में क्या हुआ, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और इसके 20 वर्षों बाद तो रियो प्लस 20 हो गया। ये कब, 2012 में जो है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे क्या कहते हैं, रियो 20 कहा जाता है। तो कब हुआ था ये, 2012 में हुआ था। अब इसमें जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसमें क्या की गई, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उस रिपोर्ट का जो है शीर्षक जो क्या था, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी सी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन है, द फ्यूचर वी वांट। मतलब क्या है, हमें भविष्य चाहिए, भी मतलब हम, वांट चाहिए, फ्यूचर मतलब भविष्य, हमें क्या चाहिए, भविष्य चाहिए। ये किसका शीर्षक था, रियो 20 घोषणा का था। और रियो 20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये बताएंगे आप, 2012 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से अगर 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रियो 20 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है। लगभग मुझे लगता है मैंने जितने एग्जाम दिए हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने भी स्टार लगा लीजिए, नीरी आपको हिंदी में भी पूछ लेता है, इसी को नीरी लिख देगा सीधा, नीरी कहाँ पर है। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर अवस्थित है आपका, नागपुर में अवस्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। आई होप आप ध्यान रखेंगे, इसे रट ही लो। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में जो है इसे नीरी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1958 में। कहाँ की गई, एक बार प्रश्न आ चुका है कि नीरी की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1958 नागपुर। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनईपी क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम। तो एक पर्यावरण संबंधी क्या है, संस्था है और इसका गठन कब किया गया था, प्रथम जो पर्यावरण के संदर्भ में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में क्या किया गया था, 5 जून 1972 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नैरोबी में स्थित है। और नैरोबी किस देश में स्थित है, ये आपकी केन्या देश में अवस्थित है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। द हेग में बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है। न्यूयॉर्क में क्या है, आईएमएफ का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसकी स्थापना याद रखनी है और कब स्थापना हुई थी याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ये जो 5 जून को स्थापना हुई थी, इसीलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। अगली बात करते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें इसकी तो इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है आपका, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। रोम में जो है ये आपका वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। टोक्यो आपका कहाँ पड़ता है, जापान में। सिडनी कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये आपका हो गया। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व में मौसम विज्ञान के संदर्भ में क्या करता है, तूफान के संदर्भ में सूचना जारी करता रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ग्रीन पीस जो है एक प्रकार की क्या है, ये
पर्यावरण संस्था है, पर्यावरणीय संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। कहाँ पर स्थित है ये आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। और एम्स्टर्डम कहाँ पर स्थित है? जिसे आप हॉलैंड कहते हैं उसी को नीदरलैंड भी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है आपका नीदरलैंड के अंदर जो है एम्स्टर्डम शहर है। और यहाँ पर क्या स्थित है? ग्रीन पीस संस्था स्थित है। याद रखिएगा, यह संस्था मुख्यतः जो अमेरिका में परमाणु गतिविधियों का विरोध करने के लिए गठित की गई थी, बाद में इसने जो है पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगली बात करते हैं कि भारत में पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में पारित किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा में जो है जैविक, अजैविक, अजैविक प्लस जैविक दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। जैविक में जो जो चीज़ें आती हैं आपकी, ये भी पढ़ा था शुरुआत में कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, झील, नदियाँ, ये सभी किसमें आती हैं? अजैविक में आती हैं। और जैविक में क्या आती हैं? उत्पादक, उपभोक्ता यानी कि पादप, जंतु दोनों आते हैं। यह दोनों को शामिल करता है। साथ ही इनके मध्य में क्या अंतर क्रिया होती है, अंतः क्रिया जो इनके मध्य में होती है, इंटरेक्शन होता है, उसको भी शामिल करता है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अपनी परिभाषा में निम्नलिखित में से किसको शामिल करता है? अजैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक तथा जैविक घटक के मध्य अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या हो जाएगा? मतलब तीनों ऑप्शन सही है, अजैविक घटकों को भी, जैविक घटकों को भी और उनके मध्य अंतरक्रिया को भी। एक प्रश्न और है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो ईपीए है ना, ये ईपीए, इसका एक पूरा नाम भी है, वो भी आ चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसका पूरा नाम होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। याद रखिएगा। तो ये ईपीए का पूरा नाम ये भी होता है और ईपीए ये भी होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये प्रश्न आ चुका है एक बार, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्य सी बात है, आप इसे जानते हैं, छाता विधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय प्रजातियों क्या करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ध्यान रखिए दोस्तों, एनजीटी का जो पूरा नाम होता है वो क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और इसकी भारत में 4 जगह शाखाएं हैं, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, 4 जगह इसकी शाखाएं हैं। ये क्या है? एक प्रकार का, मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं दोस्तों, ये क्या है? पर्यावरणीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रकार का जो पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करने के लिए एक न्यायालय गठित किया गया, वो क्या है? पर्यावरणीय न्यायालय, जिसे एनजीटी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा, देखने में प्रश्न बड़ा लगता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर किसी क्षेत्र में जलवायु खराब हो जाएगी तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा तापमान होने लगे तो पौधे क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाएगी। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है जलवायु का सही सूचकांक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर जलवायु सही है तो प्राकृतिक वनस्पति सही रहेगी, बात सही है। इसका कारण क्या है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ये भी बात सही है कि जैसे पौधे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कुछ क्या होते हैं? शुष्क पौधे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मतलब जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है, जलप्रिय पौधे होते हैं। तो बताओ, जलप्रिय पौधे क्या मरुस्थल में होंगे? क्या नहीं होंगे। तो मरुस्थल में शुष्क पौधे होंगे और जलप्रिय पौधे वहां पर होंगे जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो। तो जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, सदाबहार जलवायु में पाए जाएंगे। दोनों ही बातें सही हैं, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। तो आपका क्या जवाब सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
थोड़ा सा प्रश्न हायर लेवल का था। आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। दोस्तों इको का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उत्पाद होते हैं, तो भारत सरकार उन्हें क्या देती है? इको मार्क देती है। और ये कब से दे रही है? 1981 से पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह जो दिया जा रहा है। तो ये किससे शुद्ध है? मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आपका ये जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और इसके अगर चिन्ह की बात की जाए ना दोस्तों, इसका चिन्ह क्या है? ये भी प्रश्न पूछ लेता है, इसका चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का मटका जो है, क्या है? मिट्टी का मटका। मिट्टी का जो मटका है, इसका क्या है? चिन्ह है। इस प्रकार से भी कैसा होता है मटका, ऐसे कुछ होता है, ऐसा चिन्ह जो है दिया जाता है। मिट्टी का मटका जो है दिया जाता है। अच्छे से बना नहीं है और नहीं बना, ठीक है। एंड नीचे इको मार्क में किसका चिन्ह दिया जाता है? मिट्टी का मटका दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे माना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अन्वेषण किया था प्राकृतिक कृषि से हम क्या कह सकते हैं? जैविक कृषि भी कर सकते हैं। हालांकि भाई भारत में तो क्या है, जैविक कृषि सदियों से होती रही है, लेकिन वैज्ञानिक लोग हैं क्या है, ठीक है। जैविक कृषि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि तो मसानोबू फुकुओका को कहा जाता है। और ये कहाँ के हैं? जापान के एक किसान थे। कहाँ के थे ये? जापान से संबंधित हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके। एम एस स्वामीनाथन जो है किससे जुड़े हुए? भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें। किससे जुड़े हुए हैं? हरित क्रांति का, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहाँ पर? भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये भी क्या हरित क्रांति के जनक है। ये हरित क्रांति के जनक हैं। और ये कहाँ पर हैं? ये पूरे विश्व स्तर पर जो है ना हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया था? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किया गया था। जापान में अगर बात करें 1997 में एक सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन संबंधी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था, 1997 में हुआ था। चीन, इजिप्ट कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी बात करें ये इजिप्ट में जो है, इजिप्ट किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। और यहाँ पर जो है 28वां कॉप हुआ है जलवायु परिवर्तन संबंधी। 28वां कॉप हुआ है शेख उल शर्म शहर में हुआ है। मिस्र के शेख उल शर्म शहर में हुआ है। 28वें नंबर का जो है कॉप कहाँ हुआ है? शेख उल शर्म शहर में हुआ है। और जो अगला होने वाला है, अगला वो कहाँ पर होगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। मतलब जो 29 नंबर का कॉप होगा वो कहाँ पर होगा? बाकू में होगा। और बाकू कहाँ पर है? ये अजरबैजान की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करंट अफेयर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ग्रीन वॉश इंगित करता है। दोस्तों नया प्रकार का प्रश्न है कि ग्रीन वॉश क्या है, तो बता दीजिएगा कि जो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, 2017 में पूछा गया है। तो ग्रीन वॉश क्या है? तो ग्रीन जहां भी लग जाए सब समझ जाना पर्यावरण से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बताइए, जल्दी से बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, लिख दीजिएगा। हर कोई जानता है कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून 1972 को क्या किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये दुनिया में पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। और इसी ये दोस्तों स्टॉकहोम जो है एक शहर है, कहाँ पड़ता है? स्वीडन देश में पड़ता है। याद रखिएगा स्वीडन देश में पड़ता है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में एक संस्था की स्थापना की जाती है इसी दिन 5 जून 1972 को। इस संस्था का नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
तो 5 जून 1972 को क्या की जाती है, कार्य किए जाते हैं। इसलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया था, ये प्रथम बार कब मनाया गया था, आपको ये भी बताना होगा। तो ये कब मनाया गया दोस्तों, 1973 में जो है पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इकोलॉजी जो है किनके मध्य का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी क्या है, एक जो है विज्ञान की शाखा है जो जैविक तथा अजैविक घटकों के संबंधों का अध्ययन करती है। तो जब अध्ययन की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इकोलॉजी हो जाएगी। और जैविक तथा अजैविक घटकों के संबंध क्या होता है, तो वही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या है, एक शाखा है, अध्ययन की शाखा है। किसके अध्ययन की, जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच में क्या संबंध है, उनके अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक इसकी जीव और वातावरण के बीच में, मनुष्य और वन के बीच में, पति और पत्नी के बीच, मृदा और जल के बीच, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जीव क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, वातावरण क्या हो जाएगा, आपका अजैविक घटक हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये जो शब्द दिया था पहली बार किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल द्वारा यह शब्द दिया गया था। आगे अगर स्लाइड होगी तो इसमें इस डिटेल में और समझा दूंगा किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न थोड़ा सा यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर जिस समझिएगा, एक मैं क्या बात करता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ कि भाई जैसे सिंपल से उदाहरण की बात कर देता हूँ कि एक मनुष्य है, ये पृथ्वी है पूरी की पूरी, ये क्या है, पूरी की पूरी क्या है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आप देखेंगे कि जो ये क्या है, 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। और जानते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ के लोग क्या होते हैं भाई, मान लीजिए ये क्या कोई व्यक्ति है, यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले ज़्यादा होते हैं। काले क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास तक सूर्य का प्रकाश कितने माह तक रहता है, तीव्र मात्रा में, 6 माह तक तीव्र मात्रा में रहता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, एक प्रकार का अजैविक घटक है, और मनुष्य क्या है, जैविक घटक है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो गया, मनुष्य का रंग काला हो गया। तो ये जो प्रकाश का जो प्रभाव पड़ रहा है, संबंध है, तो वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जो बनी हुई व्यवस्था है, एक दूसरे पर निर्भर व्यवस्था, वो पारिस्थितिक तंत्र है। अगर इसी का हम अध्ययन करने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी हो जाएगी। दोस्तों, अपने जहाँ आप बैठे हुए हैं अभी, वहाँ भी एक पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है। वहाँ भी एक, अगर कोई वैज्ञानिक उस कमरे में आकर के आपका अध्ययन करने लगे कि आपका जो है अजैविक घटकों से क्या संबंध है, तो वो भी क्या हो सकता है, पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप रूम में पड़े हुए हैं, आप जो है रूम में जो है बेड में बैठे हुए हैं, तो आप क्या ले रहे हैं, वायुमंडल से जो है, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और O2 को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और गैसें क्या होती हैं, वायुमंडल, मतलब ये पारिस्थितिक तंत्र का, पर्यावरण का अजैविक घटक होती हैं। और आप क्या हैं, जीव हैं। तो पर्यावरण का जीव से जो संबंध है, अगर इसका कोई वैज्ञानिक अगर आप अध्ययन करें तो क्या हो जाएगी, इकोलॉजी हो जाएगी। अगर उसको कहेंगे ये क्या है भाई, ये संबंध जो है, तो वो क्या है, तंत्र है, सिस्टम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने किया था, तो आप ध्यान रखना है कि एजी टॉन्सले ने, किसने, एजी टॉन्सले द्वारा, टॉन्सले पढ़ा है हमने, तो एजी टॉन्सले द्वारा क्या किया गया था, पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया गया था। और अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया था, पारिस्थितिकी शब्द दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि जो आप अपने कमरे में हैं और अजैविक घटकों से, यानी कि वायुमंडल से आपका जो संबंध है, उसके बारे में पूछ रहा है, सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का
प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बात दोस्तों सही है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता ही है। पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो एक जीव होगा और उसका कोई ना कोई अजैव घटकों से संबंध होगा। यह एक कार्यशील इकाई है। बिल्कुल सही बात है। ये लगातार घटक जो होते हैं आप क्या करते हैं, लगातार श्वसन क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार से कोई भी जीव हो तो कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी बात सही है। पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, तभी तो क्या होते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खा पाता है, निर्भर रह पाते हैं। अन्यथा अगर उत्पादकता ना हो तो फिर क्या है, गाय घास नहीं खा पाएगी, तो फिर गाय से दूध नहीं निकलेगा, उससे निर्भर हजारों जीव मर जाएंगे। तो अपनी इसकी क्या होती है, उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है, ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण जो है यह क्या है, खुला तंत्र है। यहाँ पर कोई भी नई प्रजाति आकर शामिल हो जाती है, कोई भी प्रजाति मर जाती है, तो क्या है, ये बंद तंत्र नहीं है। खुला बंद का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ से कोई न बाहर जा सके न अंदर आ सके। लेकिन हमारे अंदर तो क्या है, वायु आती है, वायु जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है। अगर एक चींटी क्या कर रही है, कोई क्रिया कर रही है और उस पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा समुद्र भी क्या हो सकता है, पारिस्थितिक तंत्र। और सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है, जलमंडल, जीवोम, जैवमंडल, स्थलमंडल। ये कौन सा हो जाएगा, आपका जलमंडल हो जाएगा, क्योंकि समुद्र से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जलमंडल में समुद्र भी आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जलमंडल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने। ये हमने देखा थोड़ी से पर्यावरण के घटकों के बारे में, मतलब पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से घटक होते हैं। तो जो पर्यावरण के घटक थे वही क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जो परितंत्र, ध्यान रखिए पारिस्थितिक तंत्र को ही कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कह दो या परितंत्र कह दो, या फिर इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं इकोसिस्टम। क्या कह सकते हैं, इसी को इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। इको सिस्टम, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग नाम आ जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं मुख्यतः, एक क्या अजैविक घटक, एक क्या जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक घटक होंगे। भौतिक घटक में क्या होगा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, स्थलाकृति, ऊंचाई, ढलान, वायु। अकार्बनिक घटक में क्या होंगे, जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व इत्यादि होंगे। कार्बनिक घटक में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया। जैविक घटक में क्या होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में ध्यान रखिएगा सभी प्रकार के क्या आते हैं, पादप आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या आते हैं, इसमें आते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन हो जाएगा, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जो शाकाहारी का भक्षण करने वाले होते हैं वो क्या आते हैं, उदाहरण के लिए भाई कौन हो जाएगा, इसमें हम सीधा सा मतलब है किसे रख देते हैं, शेर को रख सकते हो, भाई शेर को रख सकते हो। तृतीय उपभोक्ता में वो होता है जो द्वितीय उपभोक्ता को आता है, तो इसमें किसे हम रख सकते हैं, बाज को रख सकते हैं, गिद्ध को रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, गिद्ध सभी का मांस खा जाता है। और जो अपघटक होता है तो इसमें क्या आते हैं, कवक आते हैं, जो सभी को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, सभी को गला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टेबल को समझा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है, 100% प्रश्न बनता है। प्रश्न आ जाता है कि कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो आप देखेंगे कि स्थलीय में कौन कौन से होते हैं, वन होता है, घास का स्थल होता है, मरुस्थल होता है। जलीय में क्या होगा, लवणीय होगा। एक लवणीय में कौन से होंगे, जिस जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, अर्थात समुद्र का जो जल होता है वो क्या है, लवणीय होता है। समुद्र के जल में आ जाएगा आपका ज्वर्धनमुख, जहाँ पर पानी गिरता है नदियों का, समुद्र हो जाएगा। अलवणीय में क्या हो जाएंगे, नदी हो जाएगी, झरना हो जाएंगे, तालाब हो जाएंगे, हैंडपंप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलवणीय हो जाएंगे। मानवीकृत अर्थात इन्हें क्या कह सकते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ये प्रश्न आता है कई बार, ये तो नहीं पूछे जाते हैं, ये आता है, पूछता है कि 4 ऑप्शन दे जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो जो किसान का खेत होता है, खलिहान होता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया गया है। जल में जीवशाला, जैसे कोई जल में घर बना ले, भाई कई लोग रहते हैं नावों में, जो बड़े लोग होते हैं। अंतरिक्ष यान जो है, अंतरिक्ष यान में आप देखेंगे कि कोई जो है यात्री जाता है तो क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है ना, तो एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र वहां भी बन जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका ये वाला प्रश्न कि धान का खेत क्या है, तो आपका मानव निर्मित
पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों? क्योंकि धान किसके द्वारा लगाई जाती है? मनुष्य द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? दोस्तों, जहाँ पर जीव हम भी हैं तो हमारे घर को क्या कहा जाता है? कुछ भी कहा जाता है, होम कह देते हैं अपन इंग्लिश वाले, लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में आपको याद रखना है जहाँ पर जीव रहता है उसके जो सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत भी ध्यान रखना है, हैबिटेट कहते हैं इसे, हैबिटेट। ये आपसे पूछा जाता है कई बार। निकेत क्या होता है? निकेत दोस्तों वो स्थान होता है जहाँ पर कोई जीव अपनी जैविक क्रियाएं करता है। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ कि ये कोई स्पेस है, मतलब जगह है, कोई जंगल है, यहाँ पर क्या रहता है? एक कुत्ता रहता है। भाई तो कुत्ता बनेगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बना देता हूँ। अब कैसा बनेगा? ठीक है, मान लीजिए कुत्ता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? कुत्ता है। अब ये कुत्ता मान लीजिए ये हिस्सा क्या है? उसके रहने का स्थान है। लेकिन मान लीजिए कुत्ता घूमने गया और यहाँ पर क्या कर दिया? मूत्र विसर्जन कर दिया। तो जहां तक कोई जीव अपनी जैविक क्रियाएं करता है वो स्थान क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। जिस जगह पर रहता है वो क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है, आवास कहलाता है। आई होप मैं ये समझाने में सक्षम हूँ। अगली बात करते हैं, बायोम क्या होता है? दोस्तों ये बहुत बड़ी संरचना होती है, जब कई पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र बता चुका हूँ क्या होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक का सही जैविक संगठन है? तो दोस्तों बात करें इसमें, सबसे छोटा जो क्या होती है? जनसंख्या होती है। ठीक है भाई, पहला नंबर तो यही हो जाएगा। जनसंख्या जब एक से अधिक हो जाती है तो उससे क्या बनता है भाई? समुदाय बनता है। जनसंख्या जब क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है तो कम्युनिटी बनती है, मतलब समुदाय बनता है। और जब कई समुदाय आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। जब कई पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आपका बायोम बन जाता है, बायोम बन जाता है। तो ऐसा कहीं दिख जाए भाई जनसंख्या, ये वाला दिख रहा है, जनसंख्या हो गई। जनसंख्या के बाद क्या हो जाता है? जब जनसंख्या समूह में हो जाती है तो समुदाय बन जाता है। और समुदाय जब कई समुदाय हो जाते हैं, कई समूह हो जाते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और जब पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है तो कई पारिस्थितिक तंत्र के मिलने से भूदृश्य अर्थात पृथ्वी बन जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो आ गया प्रश्न भाई, तालाब, खेत, वन। तो तालाब तो क्या भाई प्राकृतिक हो जाएगा, ये प्राकृतिक हो सकता है, मान निर्मित कई तालाब तो बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वन भी हो जाता है। तो खेत जो है आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, चाहे वो धान का खेत हो चाहे खलिहान हो। हमने देखा था पिछली टेबल में खेत, खलिहान, धान का खेत हो क्या है। साथ ही एक जो अंतरिक्ष यान देखा था वो भी क्या होता है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत आपको हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एक बात याद रखिएगा, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में ध्यान रखिएगा मीथेन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो आई होप आप इसे बताने में सक्षम होंगे। समुद्र जो होता है सभी जगह बहुत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में समुद्र फैला हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, देखिएगा स्क्रीन पर, सरल से प्रश्न है जो समझा चुका हूँ। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है जहां पर बहुत कम परिवर्तन होता है? दोस्तों सबसे अधिक जो स्थिर परिवर्तन होता है वो कौन सा है? महासागर है, क्योंकि वहां पर जो है कहाँ हिलता डुलता पानी भरा हुआ होता है। तो क्या है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? कि मतलब पर्यावरण का संतुलन बना रहे। परिस्थिति कुछ अलग मत समझिए, एक प्रकार का पर्यावरण का हिस्सा मत समझिए, हिस्सा ही समझिए।
कौन ऐसा है जो पर्यावरण को संतुलन करने में मदद नहीं करता है? मतलब क्या करता है ये? पर्यावरण का नकारात्मक है। वनों को काटना, भाई यही तो हो सकता है और कौन हो सकता है? वन रोपण, ये तो सही है, अच्छा काम है ये, पर्यावरण को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्षा का जल प्रबंधन करेंगे, इससे भी पर्यावरण कोई दिक्कत नहीं होगी। जैव मंडल भंडार करेंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। ये परिस्थिति के संतुलन में मदद नहीं करता है। जैव मंडल भंडार अलग बात है, मैं बताऊंगा भी आगे जो प्रश्न आएगा। आगे बात करते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरणीय समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है दोस्तों। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर क्या है भाई, इतने में कुछ घास आस लगी हुई है और यहाँ पर इतने में 2 गाय ही खा सकती है। कितनी गाय? 2 गाय। तो इसकी जो क्षमता है इस घास की, 2 गाय आसानी से इसको खा सकती हैं। ये अगले 2-4 क्षेत्र में पुनः तैयार हो जाएगी। तो ये क्षमता क्या कहलाएगी? वहन क्षमता। जो जीवों की आवश्यकता को वहन कर सके वो क्या कहलाती है? पर्यावरणीय वहन क्षमता। अगर यहाँ 4 गाय पाल दी जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा और हमारी प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। अगली बात करते हैं और अगली स्लाइड है हमारे सामने कि एक घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताइए। यानी कि घास का मैदान है, क्या है भाई? घास के मैदान में के संदर्भ में बताना खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला समझिएगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य का मतलब क्या होता है? खाने पीने वाले पदार्थ है। तो ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी मतलब बनी हुई श्रेणी या श्रृंखला जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहेंगे। तो इसमें देखेंगे कौन सा सही क्रम है वो पूछ रहा है। घास को टिड्डा खाएगा, भाई ठीक है, खा लेगा टिड्डा, क्योंकि शाकाहारी हो तो टिड्डा को मेढक खा जाएगा, ठीक है, मेढक को सर्प खा जाएगा। ये सही क्रम बन रहा है। आगे देखते हैं। घास को टिड्डा खा जाएगा, ठीक है, टिड्डा को सर्प नहीं खाएगा भाई, टिड्डा को जो है मेढक खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा। ये घास अंत में दिया हुआ है, गलत है, ये नहीं हो सकता। ये टिड्डा मेढक घास, ये भी नहीं हो सकता है। तो इनमें 2 में से सही है और आपका क्या हो रहा है? ये ज़्यादा सही बैठ रहा है। क्योंकि घास खाएगा, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा, मेढक कौन खाएगा? सर्प खाएगा। यहाँ क्या सर्प को मेढक खा सकता है? तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगली स्लाइड की बात करते हैं और अगली स्लाइड है आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? मतलब सही क्रम यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो घास, गेहूं, आम, भाई ये कहाँ बैठ रहा है सही से? ये नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घास को गेहूं तो खा नहीं सकता, ये बात गलत हो जाएगी। घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, ये सिस्टम सही है। तो ये क्या हो रहा है? ये सही हो रहा है, ये खाद्य श्रृंखला सही है। घास को मछली खा सकती है क्या? बकरा मछली को नहीं खा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। बकरा को कौन खाए? कौवा खा सकता है भाई, लेकिन हाथी कौवा को नहीं खाएगा, वो शाकाहारी होता है, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर बता देता हूँ। खाद्य श्रृंखला में ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, कि जैसे यहाँ पर कोई घास है, घास को कौन खाया? गाय खाया, गाय को कौन खाएगा भाई? जैसे कुत्ता है, वो मांसाहारी होता है तो खा लेता है, कुत्ता को कौन खाएगा? उच्च स्तर का मांसाहारी शेर खा जाएगा, शेर को कौन खा जाएगा? मनुष्य खा सकता है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी होता, सब कुछ खा सकता है। देन इसके बाद जो है शीर्ष उपभोक्ता जो होती है वो क्या है? गिद्ध होता है, गिद्ध खा जाएगा। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। जबकि खाद्य जो जाल होता है, उस जाल में ऊर्जा कहीं से भी जा सकती है। जैसे कि खाद्य जाल में घास को खाने वाला बकरा भी हो सकता है, बकरे को खाने वाला कुत्ता भी होगा, शेर भी होगा। तो उसमें एक से अधिक जीव होते हैं, लेकिन ये क्या होती है? एक क्रम में चलती है, हमेशा एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? सिंपल प्रश्न है, मतलब जैविक घटक नहीं है। तो भाई वनस्पति तो है, जानवर भी है और जीवाणु भी है, लेकिन वायु क्या है? आपका अजैविक घटक है। ये कैसा घटक है? अजैविक घटक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
आपका ए ऑप्शन सही होगा और कोई नहीं होगी। टिक थोड़ी सी वैसी लगाती है लेकिन आप समझना ए ऑप्शन सही है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका आसानी से। अगला प्रश्न करते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ये लिंक थोड़ा सा मुझे बवाल लगता है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो दोस्तों हमने देखा था कि मनुष्य क्या है, एक प्रकार का उपभोक्ता है जो क्या करता है, उपभोग करता है चीजों का। एक निर्माता है जी नहीं, वही भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाता है, अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। केवल प्राथमिक उपभोक्ता है जी नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है भाई, मांसाहारी भी है। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो क्या करते हैं, केवल शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है, वो शाकाहारी भी, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, जो मनुष्य होता है ये क्या है, सर्वाहारी है। और सर्वाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता भी आ जाएंगे और द्वितीयक उपभोक्ता भी जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? दोस्तों अगर स्थल पर देखेंगे तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, वो तो हो जाएंगे आपके प्राथमिक उत्पादक जो है स्थल पर क्या हो जाते हैं, हरे पौधे हो जाते हैं। अगर प्राथमिक उत्पादक की बात करें पर्यावरण में, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो अगर आपसे पूछे कोई स्थल में कौन है, तो स्थल में बता देना है आपके ये जो हरे पौधे होते हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं वो क्या है। लेकिन अगर कोई पूछे जल में क्या होता है, तो जल में बता देना कि फाइकोप्लांक्टन होते हैं। कौन होते हैं, फाइकोप्लांक्टन। फाइको, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है, फाइको प्लैंकटन, फाइकोप्लैंक्टन, फाइकोप्लैंक्टन। हिंदी में कहते हैं नहीं भाई, हिंदी में जो इन्हें कह देते हैं पादप प्लवक। क्या कह देते हैं, पादप प्लवक। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, समुद्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो कौन उत्पादक घटक है भाई, जैविक घटकों में देखें तो हरे पौधे हैं। सिंपल सा प्रश्न है, इसे बताने की जरूरत नहीं। बाघ क्या है आपका, ये उपभोक्ता है, मोर सभी उपभोक्ता है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए कार्य करते हैं। कौन करते हैं भाई बताइए, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करते हैं? तो आपके कौन करते हैं, उत्पादक करते हैं। को कैसे, ये एक प्रकार का मैं जैसे थोड़ा चित्र बनाने का प्रयास करूं। ये मान लीजिए कोई क्या है भाई, पेड़ है, ऐसा होता है पेड़, कोई पेड़ है, ऐसा कुछ है भाई, ठीक है, ऐसा पेड़ है। अब इसने क्या किया, ये सूर्य है, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ से क्या आया, ये सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पत्तियों में क्या हुआ, भोजन का निर्माण हुआ। तो और इस पौधे को, सिर्फ पौधे में पौधा ही मत लेना, घास भी ले सकते हो, भूसा भी, जो मतलब गेहूं का पौधा भी ले सकते हो। अब इसे कौन खाएंगे, शाकाहारी जंतु खाएंगे। शाकाहारी जंतु जैसे कि गाय, भैंस, हाथी, हिरण, ये खाएंगे। तो इधर क्या है भाई, जीव है, इधर क्या है, अजैविक कारक है। इनके मध्य में भूमिका कौन निभा रहा है, तो हरे पौधे निपटा रहे हैं। और हरे पौधे ही क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे पादप क्या हो जाएंगे, उत्पादक की जगह अगर पादप का भी लिखा आ जाए तो गलत मत कर देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र के कुछ कार्य होते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य कार्यों में से एक क्या कार्य है, ऊर्जा का प्रवाह करना। कैसा प्रवाह करना, हमने देखा था कि अभी सूर्य की जो पास में क्या होती है, ब्रह्मांड में पूरे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, वो सूर्य है। और सूर्य से क्या होता है, ऊर्जा किस में आती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादपों में आती है। किस में आती है, पादपों में आती है। और पादपों से कौन खाते हैं इसे, शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं। और शाकाहारी कौन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी का। इस प्रकार से क्या होता रहता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है,
होना किसका महत्वपूर्ण कार्य है? पारिस्थितिक तंत्र का ही है। यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रवाह करना। यहाँ जैसा कि हो रहा है। और ये ऊर्जा ध्यान रखिए किस नियम के अनुसार प्रवाहित होती है? 10% के नियम के अनुसार प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो लिंडमान नाम के एक वैज्ञानिक थे पर्यावरणीय, उन्हों के द्वारा दिया गया 10% का नियम। इसका मतलब क्या है कि पादप में अगर 1 किलोग्राम ऊर्जा आती है सूर्य से, कितनी? 1 kg ऊर्जा आती है, तो शाकाहारी जो उसको खाएगा, पादप को खाने वाला होगा, उसमें केवल 10% ही जाएगी, मतलब कि 100 ग्राम ऊर्जा ही जाएगी। अगला जो शाकाहारी को खाने वाला होगा उसमें केवल कितनी जाएगी? 10 ग्राम ही जाएगी। कितनी जाएगी? 10 ग्राम ही जाएगी। यही 10% का नियम है। अगर लेकिन कीटनाशक होगा, कीटनाशक कितना होगा? कीटनाशक उल्टा चलेगा। अगर इसमें कीटनाशक जो किसी पादप में कीटनाशक 1 किलो आ गया, कितना आ गया? 1 किलो आ गया, तो पादप को खाने वाले पर कितना जाएगा? 10 किलोग्राम जाएगा। और इस शाकाहारी को खाने वाले पर कितना जाएगा? 100 किलोग्राम जाएगा। ठीक, तो 10% का आप नियम समझ पाए कि ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? 10% नियम के अनुसार होता है दोस्तों। अगर यह ऐसा न हो तो ये प्रकृति का विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में 1 किलोग्राम ऊर्जा है, और अगर इसकी आवश्यकता क्या हो गई? जो शाकाहारी अर्थात पादप पर जिसकी निर्भरता है, तो अगर जो 10 किलोग्राम इसकी आवश्यकता हो गई तो क्या हो जाएगा? ये जो शाकाहारी है पूरे गांव के, पूरे जिले के पादप जो है खा जाएंगे, बहुत जल्दी खा जाएंगे, और बहुत जल्दी जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रकृति ने, कुदरत ने करिश्मा बनाया हुआ है कि जो भी व्यवस्था है उसी में क्या रहेगा? इंसान मतलब अपनी भरपाई करता रहेगा, भूख इसकी इतनी रहेगी। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम देख पा रहे हैं कि पादप क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, और उपभोक्ता क्या होते हैं? बारी बारी से यहाँ जो आगे बढ़ते जाते हैं उपभोक्ता होते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है कहाँ से होता है? उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर, जो अंत में उपभोक्ता होता है, अर्थात गिद्ध। यहाँ पर लिख दूं कोष्टक में जो लिखना हो कि पादप से लगा करके कहाँ तक? गिद्ध। ये गिद्ध क्या है? शीर्ष उपभोक्ता है। पादप क्या है? प्राथमिक उत्पादक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में कि यह है आपका सूर्य, और सूर्य से ऊर्जा कहाँ आ रही है? उत्पादक के पास में, अर्थात पादपों के पास में, क्योंकि जो उत्पादन करता है वही उत्पादक कहलाता है। पौधे ही क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो पौधों के पास में ऊर्जा आई, और पौधों से कहाँ गई? शाकाहारी जंतुओं के पास में गई। शाकाहारी से किसके पास में गई? मांसाहारी के पास में गई। मांसाहारी के पास में बात कहाँ गई? शीर्ष मांसाहारी में गई हुई। किस नियम के अनुसार जाती है? ध्यान रखिएगा 100% की, 10% के नियम के अनुसार जाती है। मैंने बताया था कि अगर यहाँ 100% ऊर्जा है तो यहाँ कितनी जाएगी? 10% जाएगी, और यहाँ कितनी जाएगी? 1% जाएगी। अगर कोई आगे खाने वाला होगा इसे तो 0.1% जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ही होता है। बात करते हैं कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपके सामने ये प्रश्न आज ही चुक गया कि प्राथमिक ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा ही क्या होती है? ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। ये भी देखो प्रश्न आ गया कि 10% नियम किससे संबंधित है? किसने दिया था? पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि लिंडमान ने जो है 10% का नियम दिया था। किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ भाई कहाँ पर आ जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र में जो है जैविक अजैविक की बात करती है। पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तो है ही नहीं। पानी का एक जोन से दूसरे भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना, अर्थात उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाना। इट इज राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? दोस्तों देखो 10% का नियम का ही ये प्रश्न है। अगर समझ पा रहे हैं आप, मैंने बताया था कि अगर ऊर्जा पहले पोषण स्तर पर कितनी है? 100% है, तो अगले पोषण स्तर पर क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी। प्रश्न क्या? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है दोस्तों? घटती है। घट गई ना? 100% से कितनी बची? 10%। आई कितनी बचेगी? 1% बचेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यूपीआरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारिस्थितिक तंत्र में
उच्चतम पोषण स्तर पर कौन होता है? तो आप आसानी से बता सकते हो कौन होता है भाई। जो मांसाहारी जो होता है उच्चतम पोषण स्तर पर होता है, क्योंकि गिद्ध जो होता है वो क्या है? मांसाहारी है। ये होता है आपका कार्निवोरस, ये होते हैं उच्चतम पोषण स्तर पर। ये क्या होते हैं? अपघटक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव में बात करें मुख्यतः कवक आते हैं। क्या आते हैं? कवक आते हैं। और ये कवकों को क्या कर दिया जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सफाई कर्मी कहते हैं। सफाई कर्मी किसका? प्रकृति का इन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड। पहली बात, अगर तुमसे कोई शब्द किसने दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक पिरामिड शब्द का, ये जो ऐसे पिरामिड बनते हैं ना पारिस्थितिक तंत्र में, इस प्रकार के पिरामिड बनते हैं, ऊपर क्या होता है? उपभोक्ता हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये सबसे नीचे क्या होगा? उत्पादक होगा, फिर होगा मतलब उपभोक्ता, फिर होगा शीर्ष उपभोक्ता, ऐसे होते हैं। ये क्या है? पिरामिड है। तो ऐसा जो शब्द दिया था किसने दिया था? चार्ल्स मैसन द्वारा दिया गया था। कितने प्रकार के होते हैं पारिस्थितिक पिरामिड जो है दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्थल का पिरामिड होता है, स्थल का होता है। दूसरा क्या होता है? वन का पिरामिड होता है। और तीसरा क्या होता? ओह क्या बात कर रहा हूँ भाई। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड। क्या होता है? जीव संख्या का पिरामिड होता है। दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड। और तीसरा क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। किसका होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं दोस्तों। जीव संख्या का पिरामिड जो होता है, जीव भार का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी 2022 से पूछा गया प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो जल में बात करे चाहे स्थल में बात करे, वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। और जो जीव भार का पिरामिड होता है, तो जो जीव भार का पिरामिड होता है, ध्यान रखिएगा, ये जल में क्या बनता है? जल में कैसा बनता है? सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, जल में कैसा बनता है? सीधा बनता है। और स्थल में कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कहो अगर कोई तो मैं उस उदाहरण से समझा दूंगा। और जीव संख्या का पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड है, ध्यान रखिएगा, जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, ये आपका उल्टा बनता है। कहाँ? ये जल में उल्टा बनेगा। जीव संख्या का पिरामिड जो है जल में उल्टा बनता है, और जो वन में होता है कैसा बनता है? सीधा बनता है, अर्थात स्थल में सीधा बनता है। मैं प्रत्येक को उदाहरण से भी बताने का प्रयास करता हूँ। तो अगर यहाँ पर मुझे स्लाइड मिल जाएगी तो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन नहीं है मैं बता देता हूँ, फिर मिटा देंगे इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, पिरामिड की बात की जा रही है। पिरामिड 3 प्रकार का होगा। एक होगा संख्या का पिरामिड, और एक होगा भार का पिरामिड, एक होगा ऊर्जा का पिरामिड। इसे तो छोड़ो, इसे आपको याद रखना है कि हमेशा सीधा बनता है। ये भार का पिरामिड जो है 2 प्रकार का है। एक जो है जल में कैसा बनता है, और एक जो है स्थल में कैसा बनता है। तो भार का पिरामिड ध्यान रखिए, स्थल में कैसा बनता है? सीधा बनता है। और जल में कैसा बनता है? उल्टा बनता है। क्यों? देखते हैं दोस्तों। भार का मतलब है किसी जीव का भार, किसी जैव पदार्थ का भार। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ किसके लिए? स्थल के लिए, जो भार का पिरामिड बना रहा हूँ। अब ये जो है, यहाँ पर क्या होगी? सबसे नीचे क्या होगी? घास होगी। घास को खाने वाला क्या होगा? बकरा होगा, या फिर कोई और मांसाहारी मान लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हाथी मान लीजिए भाई, क्या मान लीजिए? हाथी मान लीजिए। और यहाँ पर क्या हो गई? घास हो गई। और यहाँ पर क्या मान लीजिए भाई? कोई जो शीर्ष उपभोक्ता हो, गिद्ध मान लो। क्या मान लो? गिद्ध मान लो। अब देखो तो ये क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है ना पिरामिड। अगर यह पिरामिड कैसा बन जाए? ऐसा बन जाए, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्योंकि घास की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। फिर हाथी का जो मात्रा का पूरे का वजन अगर तौला जाए, घास का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा? हाथी का होगा, और उससे कम क्या होगा? गिद्ध का होगा। इस प्रकार से स्थल क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। किसमें? भार के संदर्भ में। अगर इसी स्थल का किसकी बात करें, संख्या में बात करें दोस्तों, तो अगर एक पेड़ की मैं बात करूं, जैसे क्या है? एक पेड़ है। एक पेड़ में देखेंगे आप, एक पेड़ है, यहाँ पर संख्या क्या है? 1 है। एक पेड़ पर देखेंगे तो कितने पक्षी रहते हैं?
एक से अधिक पक्षी रहते हैं। एक पक्षी के शरीर में देखें तो कितने सारे बैक्टीरिया, जुआ वगैरह, कितने उसके मतलब जो छोटे-छोटे क्या बोलते हैं भाई, खटमल ये होते हैं। तो अधिक से संख्या में, एक से अधिक संख्या क्या होती है, संख्या बढ़ रही है ऊपर की जाने पर, तो मतलब नीचे क्या है, नीचे कम है, नीचे एक थे पक्षी क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, उनके ऊपर पलने वाले जो परजीवी हो जाएंगे वो एक से अधिक हो जाएंगे। तो संख्या का पिरामिड क्या बन जाएगा, वन की स्थिति में उल्टा बन जाएगा, और ये जल की स्थिति में क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो ध्यान रख लेना है कि जल में जो है भार का उल्टा बनता है और वन का सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन संख्या के संदर्भ, जीव संख्या के पिरामिड की बात की जाए तो वो क्या बनता है, स्थल में उल्टा बनता है। स्थल में उल्टा बनता मैंने पेड़ का उदाहरण देकर के समझाया हुआ है। अब थोड़ी सी मिटा देता हूँ भाई, दूसरी स्लाइड है यहाँ से। अगर ये समझ में नहीं आया ना, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये क्या आ गया भाई, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस पर पिरामिड पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ स्पेस भी कम है भाई, तो अभी समझ में शायद न आया हो, लेकिन यकीन मानो मैं बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी क्लास भी लंबी हो गई है, और ये अभी ये क्या है, पहला भाग है, अभी एक भाग और बनेगा, उसमें मैं जो है सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इन प्रश्नों का और फटाफट जवाब देख लें। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन है, कोई पूछे आपसे, चिपको आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1974 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड राज्य में हुआ था। गौरा देवी जो है इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। गौरा देवी प्लस सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये पौधों को बचाने के संबंध में आंदोलन था। ऐसा ही आंदोलन कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में, विशेष तौर से कर्नाटक में हुआ था, तो उसे क्या कहा गया था, अफ्रीको आंदोलन कहा गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इसमें जो एक व्यक्ति जुड़े हुए थे मुख्य रूप से, वो कौन थे, मेधा पाटेकर। कौन थे, मेधा पाटेकर थे। और ये जो नर्मदा नदी पर क्या है, सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही थी। उस परियोजना से क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा था, बांध की ऊंचाई बढ़ाने से पलायन हो रहा था। बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा था, पलायन हो रहा था। तो उन पलायन को रोकने के लिए, वनों का संरक्षण करने के लिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगली जो बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, तो समझिएगा। तो जैसे क्या है, एक चीज है आपके पास में जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थ अगर किस में बदल जाए, अजैविक पदार्थ में बदल जाए, अजैविक पदार्थ में बदल जाता है। और ये अजैविक पदार्थ किस में बदल जाता है, जैविक पदार्थ में बदल जाता है। तो ये क्रम जो है आपका हमेशा एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। कैसे जानेंगे भाई, अपने आसपास ही देख लेना कि किसी जैविक पदार्थ को 10 दिन के लिए जमीन में डाल दो, किस में बदल जाएगा, अजैविक में बदल जाएगा। क्योंकि जीव जंतु छोटे छोटे के होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको पचा देते हैं। तो ये चक्र कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र चलता है, ये चलता ही रहता है आपका। अनुक्रमण क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र में दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होना, जैसे ये क्या है, क्या होना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। परिवर्तन किसमें होना चाहिए, पर्यावरणीय संदर्भ में परिवर्तन होना चाहिए। पर्यावरणीय क्षेत्रों में क्या होगा, जब परिवर्तन होगा तो उसे क्या कह देते हैं हम, अनुक्रमण कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, अनुक्रमण कह देते हैं। कैसे, मैं उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने कोई देखा होगा भाई, बहुत सालों पहले आपने देखा हो किसी क्षेत्र में जंगल था, और इस जंगल में कोई भी वनस्पति नहीं थी, यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं थी। लेकिन आप क्या है, यहाँ 10 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी वनस्पति जो है उग जाएगी। जब यहाँ पर वनस्पति उग जाएगी तो इसे क्या कह देंगे कि अनुक्रमण हो गया है। और अनुक्रमण के क्रम में जो सबसे पहली वनस्पति आती है, वो पहली वनस्पति कौन सी होती है दोस्तों, लाइकेन होती है। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुक्रमण के क्रम में जो है सबसे पहली वनस्पति कौन सी होती है, वो आपकी लाइकेन होती है। अब ये अनुक्रमण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास में, इंग्लिश में से सक्सेशन बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण होता है। एक क्या होता है आपका, द्वितीयक अनुक्रमण होता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी वनस्पति नहीं थी, जब पहली बार वनस्पति उग जाती है तो उसे क्या कह देते हैं,
पहली बार वनस्पति का उगना हो तो क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण होता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कोई मतलब समुद्र मतलब कोई बहुत बड़े क्षेत्र जहाँ कभी भी वनस्पति नहीं रही, वहाँ वनस्पति उग जाए तो क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण हो जाएगा। और इस क्रम में जो सबसे पहले वनस्पति उगती है उस वनस्पति का नाम क्या है, सबसे पहले लाइकेन उगता है। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर पहले खूब जंगल था, लेकिन क्या हुआ भाई, सूखा पड़ सकता है, सूखा पड़ गया या आग लग गई, आग लग जाने के कारण क्या हो गया, यहाँ का जंगल जो है तबाह हो गया। तो वो जब यहाँ पर दोबारा वनस्पति उगेगी तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। यानी कि ऐसे क्षेत्र में अनुक्रमण जहाँ पर पहले से वनस्पति थी लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा घटना के कारण वहाँ की वनस्पति तबाह हो चुकी है और पुनः वहाँ पर वनस्पति उग जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। आई होप आपको मैं समझा पाया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी पदछाप किसे कहते हैं। जैसे कि मैं सीधी सी बात करूं कि क्या है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की वह क्षमता जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर जो है मनुष्य रहते हैं, क्या रहते हैं, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं। इस मनुष्य की आवश्यकता कितनी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भाई 100 ml ऑक्सीजन की है, कि ml कहते भाई ऑक्सीजन को कुछ भी कहे, मतलब 100 यूनिट ऑक्सीजन की क्या है, आवश्यकता है इस मनुष्य की। अगर यह पौधा जो है 100 ml जो मतलब 100 यूनिट क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, क्या 100 यूनिट ऑक्सीजन देता है, तो ये मनुष्य की आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। अगर यह नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो पारिस्थितिकी पदछाप नहीं कहलाएगा। तो मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो क्षमता होती है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, तो उसे क्या कह देते हैं, हम पारिस्थितिकी पदछाप कह देते हैं। अगर अब मानवीय जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, जैसे कि ये मनुष्य है, अब इस मनुष्य ने क्या की, हरकत की, हरकत तो आजकल होती ही है, हरकत क्या की, गाड़ी पर बैठ करके गया। अब गाड़ी पर बैठ कर गया तो क्या हो गया, धुआं निकलेगा, यानी कि CO2 का उत्पादन होगा। अब CO2 का उत्पादन होगा तो क्या होगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी, इससे क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो फिर क्या है, मनुष्य की जीवन शैली कितनी जितनी क्या होगी, मतलब प्रकृति के अनुकूल नहीं होगी, पर्यावरण के खिलाफ होगी, पारिस्थितिकी पदछाप में क्या है, उतना ही परिवर्तन होगा। तो मनुष्य की जीवन शैली क्या करती है, इसकी पारिस्थितिकी पदछाप को क्या कर देती है, घटा देती है। अर्थात इसकी जो क्षमता थी ऑक्सीजन पूरा करने की वो नहीं कर पाएगी क्योंकि इसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके माप की इकाई क्या होती है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर स्टार। अगला अभी जो क्लास होगी या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसको बता दूंगा, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है वो आपको अगले क्लास में बताई जाएगी। अगली स्लाइड की बात करता हूँ। ये प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन वृक्ष पारिस्थितिक मित्र नहीं है। दोस्तों मित्र नहीं है मतलब क्या है, पर्यावरण के खिलाफ है। बबूल बात करें भाई ठीक है, पत्तियां झड़ा देता है अपनी, कहाँ पानी की नुकसान करता है, काफी क्षति बचाता है, तो ये तो पर्यावरण का दुश्मन नहीं हो सकता। कांटों अपने बना लेता है ताकि क्या है, पर्यावरण को बचाया जा सके। नीम ये भी पर्यावरण के क्या है भाई, पक्ष में है। पीपल ये भी पक्ष में है, स्वस्थ ऑक्सीजन देता है। यूकेलिप्टस बहुत हरामी पौधा मतलब बहुत बेकार पौधा होता है। क्यों, क्योंकि जहां पर भी लगा होगा इसकी जो है जल आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है, जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, अपने आसपास का पूरा जल सूख लेता है। उदाहरण अगर देखना चाहो तो किसी क्षेत्र में से लगा देना, आसपास के पौधे सूख जाएंगे, ये जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल खा जाएगा आसपास का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है। दोस्तों लैंटिक आवास वो होते हैं जो आपके क्या हैं, स्थल क्षेत्र होते हैं। एक होता है लैंटिक, एक होता है लॉन्टिक, इस प्रकार से होता है लॉटिक, इस प्रकार से। तो जो अस्थिर जल होते हैं, क्या होते हैं, जो अस्थिर जल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लॉटिक आवास कहते हैं। जो स्थिर प्रकार के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका लैंटिक आवास कह दिया जाता है। तो इसमें देखें तालाब एवं दलदल, ठीक है भाई। ये नदी तो भाई क्या है, अस्थिर है, ये नहीं हो सकता। नदी यहाँ भी है, अस्थिर उपयुक्त सभी नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा, तालाब और दलदल क्या हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा
स्थिर जल के उदाहरण हैं। याद रखना ये लैंटिक ही पूछता है, स्थिर नहीं पूछता सकता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? मैं दो क्षेत्र बना रहा हूँ, एक क्षेत्र आपके सामने ये है और एक क्षेत्र आपके सामने ये है, लेकिन आपने देखा कि बीच में कुछ क्षेत्र, दोनों का मिलन क्षेत्र हो गया, यही मिलन क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। तो दो परिस्थिति तंत्रों के मिलन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से क्या होता है? संपन्न क्षेत्र होता है। और जितनी भी क्या होती हैं आपने देखी होगी रामसर साइट, वो सभी की सभी कहाँ होती हैं? अधिकांशतः इसी स्थान पर होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और इस प्रकार से हमारी ये क्या हो गई, आज की स्लाइड जो है पूरी हो चुकी है। ये पर्यावरण के संदर्भ में क्या है दोस्तों? भाग 1 है। याद रखिएगा कौन सा है? भाग 1 है। अभी मैं भाग 2 करवाऊंगा। भाग 2 में हम क्या करेंगे? ग्रीन हाउस के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखेंगे, जलवायु परिवर्तन देखेंगे, महत्वपूर्ण सम्मेलन देखेंगे जो पर्यावरण संबंधित हैं और कुछ संस्थाएं देखेंगे। इसके अलावा अभी ओजोन परत बाकी है। क्या? ओजोन परत बाकी है। अभी प्रदूषण वाला टॉपिक बाकी है। प्रदूषण वाला टॉपिक है, ओजोन परत हो गई, प्रदूषण हो गई, और एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक जो है बाकी हैं, ये हम करेंगे दूसरे भाग में करेंगे। कौन से भाग में करेंगे हम? ये होगा हमारा जो अगला भाग होगा वो इसी पर आधारित होगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। क्लास को ऑफ करते हैं।